दोस्तों, कई परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है कि एक ही प्रकार के परमाणु किन तत्वों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा कि एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्वों में पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक तत्व क्या है। तो भाई, प्राकृतिक तत्व वो तत्व हैं जिनको हम आर्टिफिशियली किसी तरीके से बना नहीं सकते, वो प्राकृतिक रूप से इस धरती पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, जहां तक प्राकृतिक तत्वों की संख्या का प्रश्न है, तो पृथ्वी पर कुल 94 यानी 94 प्राकृतिक तत्व उपलब्ध हैं। दोस्तों, जहां तक उदाहरण का प्रश्न है, तो 94 नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे एल्यूमिनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, कैल्शियम, कार्बन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इनकी टोटल संख्या 94 है। अब चलिए हम अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था नामक जो ये टॉपिक है, इसका एक महत्वपूर्ण विषय है यौगिक यानी कंपाउंड। अब सवाल उठता है कि कंपाउंड किसको कहते हैं। तो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं यानी संयोग करते हैं, तो उससे इस बॉन्ड से जो एक नया पदार्थ जन्म लेता है, उत्पत्ति जिसकी होती है, उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी 2:1 का ये रेशियो यानी अनुपात है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या बनता है? H2O, जिसे हम आम भाषा में जल कहते हैं यानी पानी कहते हैं। दोस्तों, यौगिक यानी कंपाउंड की परिभाषा में हमने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ अगर आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर आप बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा यानी कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर इसमें अनुपात का ख्याल नहीं रखा जाए और इनके बीच किसी बॉन्ड की उत्पत्ति नहीं हो, बस ऐसे ही पकड़ लेके हम लोग और उनको मिला दें, अपनी सुविधा के मुताबिक हम लेकर उनको और इकट्ठा एक बर्तन में रख करके उनको मिक्स कर दें, मिला दें, तो उससे क्या बनेगा? उससे जो पदार्थ बनेगा उसको हम मिश्रण कहेंगे यानी मिक्सचर कहेंगे, वो यौगिक नहीं होगा। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक है। अब धातु की यह प्रकृति होती है कि विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन सवाल उठता है कि एक ऐसा धातु भी है जो विद्युत का कुचालक है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक भी है और क्यों है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि लेड एक मेटल है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैंने एक दुखद बात यह है कि जो लेड है यानी सीसा, हम शीशे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीसा यानी लीड की बात कर रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बनाता है, PbO। Pb किसका सिंबल है? शीशे का यानी लिड का। और ये लिड जो है, जैसे ही इसको कहीं पर भी आप रखिए, ये तुरंत क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ, प्रकृति में उपलब्ध ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके PbO बना लेगा। और PbO में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं हो सकता। और इसके कारण जो ये PbO है, इसमें आप करंट नहीं दौड़ा सकते हैं, यानी करंट का, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते। हाँ, कोई भी मेटल है उसमें विद्युत का प्रवाह तो होगा, लेकिन ये पहले ही अपने आप को खराब कर लेता है, यानी अपना जो ये प्रकृति है इसका, मेटालिक प्रकृति, ये इसका गुण जो है वह बाधित हो जाता है। दोस्तों, धातु और अधातु का एक महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि धातुओं के अंदर एक खास किस्म की चमक पाई जाती है और वैसी चमक अधातुओं में उपलब्ध नहीं होती। लेकिन ऐसे 2 अधातु भी हैं जिनके अंदर धातुओं की तरह चमक पाई जाती है। वो कौन से हैं भाई? तो ये है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट जो कि कार्बन ही है एक तरह का,
तो ग्रेफाइट और दूसरा है आयोडीन, ये दोनों ही अधातु हैं, लेकिन इनके अंदर जो चमक दिखाई देती है वह धातु की तरह होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु, या ना तो वो धातु के गुण पूरी तरह से रखते हैं, ना अधातु का गुण पूरी तरह से रखते हैं, बल्कि दोनों के गुणों को धारण करते हैं। तो ऐसे तत्वों को उपधातु यानी मेटेलॉइड कहते हैं। आमतौर पे उपधातुओं की संख्या 8 बताई जाती है, जिनका नाम एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। महत्वपूर्ण उपधातु यानी मेटेलॉइड हैं एंटीमनी, जिसका कि सिंबल है Sb। दूसरा है जर्मीनियम, Ge, इसका सिंबल है। तीसरा है सिलिकॉन, Si। चौथा है आर्सेनिक, As। पांचवा है टेलूरियम, Te, जिसका सिंबल है। अगला है पोलोनियम, जिसका सिंबल है Po। इसके बाद है बोरॉन, जिसका कि सिंबल है B। और अंतिम है स्टैटिन, जिसका कि सिंबल है At। तो दोस्तों, ये उपधातु हैं, यानी ऐसे तत्व जिनके अंदर धातु और उपधातु दोनों की ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन जो सब्सटेंस है यानी पदार्थ है, उसका नाम है जल। आपसे पूछा जा सकता है कि जल क्या है? तत्व है यानी एलिमेंट है, कि कंपाउंड है, यौगिक है, या फिर कोई मिश्रण है? तो तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? जल क्या है, आपसे पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही ये बता दिया है कि जल एक प्रकार का यौगिक यानी कंपाउंड है, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके और एक जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन 2 अनुपात और ऑक्सीजन 1 अनुपात, और इस तरह से जल का निर्माण होता है। तो जल एक यौगिक है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बेसिक सब्सटेंस हैं यानी मौलिक पदार्थ हैं जो अलग अलग रूपों में इस प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पदार्थ का मूल तत्व क्या है? जैसे हीरा, तो हीरा भी एक प्रकार का कार्बन है। हीरा का जो मूल तत्व है वो क्या है? कार्बन है। उसी तरह से मार्बल यानी संगमरमर का मूल तत्व क्या है? कैल्शियम। आपसे पूछा जा सकता है कि रेत यानी बालू का मूल तत्व क्या है? तो बालू का मूल तत्व है सिलिकॉन। दोस्तों, सीमेंट में, रेत में और कांच में ऑक्सीजन होता है, उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, लेकिन मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो उनमें से आप हमेशा ये याद रखिएगा। एक बड़ा ही सरल सा सवाल है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वह है जल यानी वाटर। जल आप जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों रूपों में पाया जाता है। आमतौर पे विज्ञान सम्मत अगर हम बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं बड़ी प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी ढूंढ ली गई है, तो वह चौथी अवस्था क्या है? तो वह है प्लाज्मा। तो दोस्तों, ये भूलिएगा मत कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती क्या है? तो गैस की वह अवस्था जिसमें गैस के जो परमाणु है, कोई भी गैस हम ले लें, उसको इतना हीट दिया गया कि गैस के जो परमाणु हैं वे परमाणु अपने साथ आवेशित कणों को लेकर के, और जब मूव कर रहे हों या तैर रहे हों, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन का भी फ्लो हो रहा है, और वो गैस आवेशित है। तो आवेशित गैसीय अवस्था को ही हम प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं।
कि अगर किसी गैस को बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रदान की जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आवेशित होकर के मूव करने लगते हैं, यानी गैस के अंदर आवेशित कणों का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूवमेंट होने लगता है, तो गैस की उसी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। दोस्तों, आपसे एक बड़ा ही बार बार पूछा जाने वाला सवाल है किसी भी कंपटीशन में कि बालू यानी सैंड दरअसल क्या है? एलिमेंट यानी तत्व है, या फिर कंपाउंड है यानी यौगिक है, या फिर वो कोई मिश्रण है? तो आपको इसका जवाब याद होना चाहिए कि बालू यानी सैंड क्या है? एक यौगिक है। बालू यानी सैंड का जो रासायनिक नाम है वो है सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसमें सिलिकॉन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में अभिक्रिया करके बॉन्ड बनाते हैं, SiO2 बनता है। SiO2 ही बालू है। दोस्तों, स्टील, जानते हैं कि आज पूरी दुनिया स्टील पर ही आधारित है, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो या हमारे घरों में बर्तन से लेकर तमाम चीजें स्टील की बनी होती हैं। अब सवाल उठता है कि स्टील क्या है, यानी इस्पात क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टील यानी इस्पात एक मिश्र धातु है, यानी यह एक एलॉय है। जब हम आयरन के अंदर नॉन मेटालिक सब्सटेंस कार्बन को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? स्टील बनता है। जब आयरन के अंदर नॉन मेटालिक कार्बन जानते हैं कि एक अधातु है, तो जब उसे हम ऐड कर देते हैं तो इससे वो ज्यादा सख्त बनता है, लचीला होता है और ज्यादा मजबूत होता है। यानी उसके अंदर प्रत्यास्थता का भी गुण आ जाता है, वो लचीलापन भी आ जाता है और उसकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो रस्ट फ्री भी बन जाता है, यानी उसके अंदर जंग नहीं लगती। अगर सही तरीके से उसमें कार्बन मिश्रित किया गया है तो फिर आयरन में जंग नहीं लगता और इसके कारण उसके डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। दोस्तों, आपने ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रास यानी पीतल। अब सवाल उठता है कि पीतल क्या है? तो पीतल भी एक प्रकार का एलॉय यानी मिश्र धातु है। जब तांबे के अंदर जिंक यानी जस्ता मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उससे जो पदार्थ बनता है उसे ही हम पीतल के नाम से जानते हैं। और इसकी वजह से तांबे के अंदर एक तरह की कठोरता आ जाती है, एक तरह की मजबूती आ जाती है। तो इस तरह से पीतल बनाया जाता है। पर्पस उसका होता है, उद्देश्य होता है कि तांबा थोड़ा जल्दी पिचकने वाला पदार्थ होता है, जबकि पीतल उतनी आसानी से टूटता या डैमेज उसमें नहीं आता। तो इसलिए तांबे के अंदर जिंक यानी जस्ता मिला दिया जाता है और इसकी वजह से वो पीतल बनता है और पीतल ज़्यादा मजबूत होता है तांबे से। दोस्तों, डायमंड यानी हीरा, हीरा क्या है? तो हीरा दरअसल ठोस रूप है कार्बन का। सबसे ठोस यानी सख्त रूप अगर हम कार्बन का कह सकते हैं, अगर कोई है तो वो हीरा ही होता है। और इसमें जो कार्बन के तत्व पदार्थ होते हैं वे क्रिस्टल फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी जो हम एटम उसमें देखते हैं कार्बन के अंदर, तो जब वो क्रिस्टल फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होकर के और बहुत सख्त बन जाते हैं, वही क्या होता है? हीरा होता है। इसी तरह ग्रेफाइट है। हालांकि ग्रेफाइट भी एक तरह का क्रिस्टल कार्बन ही है और इसमें भी कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं वो किस रूप में उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो क्रिस्टल के फॉर्म में उपस्थित होते हैं। धरती के अंदर जो गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा दबाव होता है, तो दबाव की मात्रा और हीट की मात्रा पर निर्भर करता है कि कोई कार्बन अपना रूप बदलकर क्या बन जाएगा, हीरा बनेगा या ग्रेफाइट बनेगा। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। हीरा की अपनी उपयोगिता है और ग्रेफाइट की अपनी उपयोगिता है, लेकिन दोनों का जो मूल तत्व है वो क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट को कार्बन का सबसे स्टेबल यानी सबसे स्थिर रूप भी कहा जाता है। इस पहले वीडियो के लिए कुछ ऐसे प्रश्न ये थे जिनमें हमने आपको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ जानकारी दी है और ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। इस सब्जेक्ट यानी इस विषय से संबंधित, स्टेट ऑफ मैटर से संबंधित कुछ और वीडियोस आने वाले दिनों में आएंगे।
तो आपने उम्मीद करता हूं मैं कि इस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन क्वेरीज को आप लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।